यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक सरकारी अस्पतालों के औचक निरीक्षण कर रहे हैं, तो वहीं निरीक्षण के बाद बलिया स्वास्थ्य विभाग बेपटरी पर आ चुका है। जहां बलिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बघुड़ी में काफी अनियमितताओं से नाराज ग्रामीणों ने सीएमओ से शिकायत के बाद जांच करने पहुंचे सीएमओ जयंत कुमार ने परीक्षण किया। यहां निरीक्षण के दौरान कमियां मिली हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कई रूमों पर ताला जड़ा हुआ मिला, तो वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर नीरज के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। जो डॉक्टर है वह लूट खसोट में लिप्त बताया गया है। यहां से सारी व्यवस्थाएं सिकंदरपुर लेकर चला गया है। कमीशन की दवा को सिकंदरपुर बेचता है। सीएमओ के निरीक्षण के नाम पर खानापूर्ति है, यहाँ भी तो कमीशन बंधा है। 25 किलोमीटर की दूरी तक कोई हॉस्पिटल नहीं है। एक यही है जो हॉस्पिटल है, लेकिन यह भी व्यवस्था भगवान भरोसे चलाए हुए है। यहाँ की दवा को डॉक्टर नीरज भिजवा देते हैं। इस तरह के ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाए गए हैं। देखिए संवाददाता संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट, बलिया, उत्तर प्रदेश। अखिलेश जी, देखा जा रहा है कि क्या स्थिति है अभी आपके यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की? यहाँ पर प्राथमिक केंद्र को बदनाम करवाना, यहाँ का डॉक्टर एक नीरज डॉक्टर है, वो करीब यहाँ का सब लूटपाट के लेकर सिकंदरपुर चला गया। यहाँ दवा पर चाहे मरीज हम कोई देखने वाला नहीं है, इसको बर्बाद कर दिया हॉस्पिटल को। स्थिति क्या है? स्थिति को ये सब ठीक है, लेकिन यहाँ इसका कोई माँ बाप नहीं है, और ये डॉक्टर जिसका पोस्टिंग सफल लूट खसोट में लिप्त है। जनता यहाँ देख ही रहे हैं कि नीरज के लेकर हॉस्पिटल लेकर चला गया, टोटल उठा के वहाँ पर सिकंदरपुर, और कमीशन का दवा वहाँ सिकंदरपुर बेचवाता है और वही कमीशन खा रहा है। वो सिकंदरपुर में वही दशा है। अभी सीएमओ साहब जो निरीक्षण किए, क्या क्या कमियां मिली और क्या निरीक्षण सीएमओ से का सबका तो उसी में बंधा है। सीएमओ साहब का नीरज से सीएमओ साहब का संबंध नहीं है। ये थोड़ा आपको बताना है कि क्या समझ। हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ साहब कुछ नहीं, सब बेचा जा रहा है। अभी धरना के नाम पर पेंट हुआ है, हर साल 4 लाख आ रहा है पेंट के लिए, मरम्मत के लिए, कुछ नहीं हुआ है। ग्रामीण नहीं रहते तो कौन यहाँ पूछे? यहाँ 25 किलोमीटर के बीच में आपसे पता है कोई यहाँ इसका माई बाप नहीं, हॉस्पिटल कोई एजेंट हो जाए, कोई बात है, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ पे दवा यहाँ तो मिलता ही नहीं है, बेच देते हैं सब। यहाँ के डॉक्टर वहाँ नीरज रखे, अपना एजेंट रखे, वहाँ बेचवा देते हैं सर। दुकान वही रखे है ना, जो उनके कर्मचारी वही ना उनके एजेंट हैं। सरकार की मंशा है कि जो अधिकारी मंशा का रूप नहीं काम करेंगे वो बक्से नहीं जाएंगे, तो हम लोग लड़ेंगे। ये 15 अप्रैल तक कहें नहीं पड़ेंगे, उनको ठीक कर दिया जाएगा। कुछ आरोप ये भी है कि यहाँ पे जो एंटी रेबीज है वो यहाँ पे मिलता ही नहीं है। नहीं मिलता है, मिलता क्या है? नहीं, लोग बेच देते हैं, प्राइवेट में लगाते हैं। सरकार दावा कर रही है कि सभी हॉस्पिटलों सरकार भेजी नहीं, यही बात न कर रहे हैं कि शासन द्वारा मंशा है सारे हॉस्पिटलों में दवा रही है, लेकिन यहाँ कर्मचारी बेच दे रहे हैं, तो सरकार क्या बैठ के देखेगी? सीएमओ साहब के इशारे पर सब काम हो रहा है। तो क्या मानते हैं कि सीएमओ ही दवा बेचवा रहे हैं? तो उनके इशारे पर नीरज पाड़े काम कर रहे हैं, नीरज डॉक्टर हैं। हम लोग 15 तक नहीं करेंगे, 15 अप्रैल तक तो इसको हम खुद हम लोग ठीक कर देंगे। नीरज नहीं, सीएमओ साहब को भी ठीक कर देंगे, ऐसा थोड़े है। तो आखिर क्यों आपकी सरकार में क्यों इस तरह का कर्मचारी? सरकार में अधिकारी, हमारे ही सरकार में दवा आ रहा है, सारे कामें हो रही हैं, लेकिन आप जान ही रहे हैं कि ऊपर से नीचे लोग जो लोग खेला कर रहे हैं, तो क्या कहा जाए। लेकिन ये भी सुनने में आया कि जब जिलाधिकारी को पत्र दिया गया और 13 तारीख का धरना का जब मामला आया, तो सांसद रविंद्र कुशवाहा कहे कि धरना मत करिए क्योंकि सरकार की बदनामी है। नहीं, सांसद साहब के मामला को ये पूरा धरने का संज्ञान मिले, तभी सीएमओ को जब कसे तब ये आए हैं। हाँ, सीएमओ साहब उन्हीं के सांसद कहना पे आए हैं, और उनको कसे हैं कि जाकर वहाँ जनता के बातों को, मांगों को पूरा करिए, नहीं तो आप बक्से नहीं जाएंगे। ये जो कर रहे हो गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। आखिर क्यों कर्मचारी आपके सरकार में इस तरह की लापरवाह है? अब नहीं मानेंगे तो मान जाएंगे ना। 15 तक हम लोग देख रहे हैं, 15 के बाद उनको ठीक कर देंगे एकदम। हम लोग सीएमओ साहब को बंधक बना के इसी हॉस्पिटल में बंद कर देंगे, फोर्स प्रशासन से लड़ेंगे। लेकिन क्यों बदनाम करने की कोशिश की? बदनाम करने का क्या किया जाए? यहाँ जनता मर रही है, लेकिन अब सीएमओ साहब के इशारे में नीरज पाड़े को आप कहे हैं कि उनको हटा दे रहे हैं। तो ये मानते हैं ना कि अपनी सरकार में जो व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य व्यवस्था बदतर, हम ये नहीं कहेंगे बदतर नहीं है, बदतर है ये नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ इस हॉस्पिटल पर है, इस हॉस्पिटल पे है। हाँ, नामानगर हॉस्पिटल पर सिकंदरपुर आप चले जाइए, एक आपको बुखार होगा तो 3000 का जांच लिखेंगे लोग, 3000 का जांच लिखेंगे, कमीशन बंधा है, वह एमआर खड़े हैं 10। कितनी दिक्कतें होती है सर जब आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे? हम लोगों को तो झेलना ही है, कोई बीमार पड़े, कोई मांगता तो देना ही है, लेना है, लेकिन ये समस्या बहुत यहाँ जटिल है। 25 की बेलतरा से सिकंदर के बीच में कोई माई बाप नहीं है,
नामानगर हॉस्पिटल में वही दशा है, बगुड़ी हॉस्पिटल में वही दशा है। उन्होंने सूचित किया था, बताया था, लिखित भी रूप में आपको दिया था जी। तो यहाँ चिकित्सक बहुत दिन से तैनात नहीं, क्योंकि चिकित्सकों की कमी है। तो यहाँ एक चिकित्सक की मांग की जा रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ हमने रोस्टर के अनुसार यहाँ ड्यूटी लगवा दी है 2 डॉक्टरों की। सर देखा गया कि यहाँ पे सारी समस्याएं ही समस्या दिख रही है। समस्या क्या, यहाँ डिलीवरी भी हो रही है और मरीज भी देखे जा रहे हैं। एक आयुष के हमारे डॉक्टर्स यहाँ पहले से ही पोस्टिंग डेली आते हैं, लेकिन हमारी पब्लिक की मांग थी कि यहाँ MBBS डॉक्टर दिए जाएँ। उसके लिए निश्चित रूप से जो हमारे रोस्टर में लगे हुए MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन इसके बाद भी इमरजेंसी सेवाओं के लिए भी हमसे मांग की गई है। निश्चित रूप से यहाँ इमरजेंसी सेवाएं भी चालू की जाएगी। और आवासीय भवन बहुत जर्जर है, जिसकी वजह से यहाँ लोग रुक नहीं रहे हैं, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि यहाँ पे लोग रुक करके यहाँ की पब्लिक को बेहतर सेवा दे सकें। सर निरीक्षण के दौरान क्या क्या कमियाँ पाई गई यहाँ पे? निरीक्षण में हमें डिलीवरी रूम हमें बहुत बढ़िया लगा। यहाँ अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से डिलीवरी रूम है, जो 20 अब तक 20 डिलीवरी हो भी चुकी है। और यहाँ जो सबसे ख़राब स्थिति वो भवनों की है, रहने वाली आवासीय भवन है, जिसकी वजह से लोग रुक करके यहाँ सेवा नहीं दे पाते हैं। एक आध भवन ऐसे हैं जो सही हैं, जिसमें कि हमारे फार्मासिस्ट और स्वीपर वार्ड बॉय लोग रुक रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसको भी हम सही करवाएंगे और हमारे डॉक्टर, फार्मासिस्ट सभी लोग यहाँ रुक करके सेवा देंगे, स्टाफ नर्स। सर अभी देखा गया कि आपका जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं है, और एंटी जो रेबीज है वह एक फार्मासिस्ट के सहारे चलाया जा रहा है। सर यहाँ सिकंदरपुर में हमारे एंटी रेबीज वैक्सीन, ARV वैक्सीन भी है। यहाँ फ्रिज की भी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, जिसमें एंटी रेबीज वैक्सीन और ARV वैक्सीन भी यहाँ उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के बलिया में बीएसपी के इकलौते विधायक का सपा पर बड़ा हमला सामने आया है। कहा है कि 2022 का चुनाव सपा के लिए था अंतिम चुनाव। बीजेपी को जिताने के लिए सपा तीसरा फ्रंट बनाने की तैयारी में है, ताकि विपक्ष एकजुट न हो सके। तो वहीं विधायक ने बीजेपी की जांच पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि यादव सिंह मामले में अखिलेश का पूरा परिवार था आरोपी। आज तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। रसड़ा विधानसभा से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने तेलंगाना के सीएम की बेटी की महिला आरक्षण की मांग पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि गांधी जी की प्रतिमा के सामने महिला आरक्षण की मांग के लिए पत्रक देने से नहीं मिलेगा आरक्षण। पहले अपने राज्य में महिला आरक्षण लागू करें, चुनाव के सामने ही क्यों याद आता है ये आरक्षण। देखिए संवाददाता संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट, बलिया उत्तर प्रदेश। महिला आरक्षण की मांग की है, जिसमें तमाम राजनीतिक दल इस समय खड़े नजर आ रहे हैं कि जब चुनाव आता है तभी याद आता है। अब आज चुनाव आया है, थर्ड फ्रंट बना रहे हैं, तो तभी याद आता है। उसके पहले फिर कोई नहीं आता है। अगर महिला आरक्षण की बात करते हैं तो पहले जिस स्टेट में है वहाँ पे क्यों नहीं महिला आरक्षण को पूरा लागू कर रहे हैं? वो तो स्टेट में है ना। सर जातीय महिला आरक्षण के पक्ष में बीएसपी नहीं है। हम तो पूरे तरह से भाई सबके, हम तो कह रहे हैं कि नहीं, बात आज क्यों उठ रही है? ये बात नहीं उठी है, ये काम करने के लिए नहीं उठी है, ये केवल चुनावी मुद्दा के लिए उठी है। हम सबको समझ रहे हैं, हमारे पास जो अधिकार है हम खुद कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई केसीआर की बेटी है तो उनके पिताजी क्या हैं, बताइए क्या है? सीएम है। तो पहले अपने यहाँ बताएं कि हमने पहले एक फार्मूला दें कि हम अपने यहाँ महिला आरक्षण में हमने ये काम किया है। पहले अपने यहाँ तो फार्मूला दें कि नौकरियों में हमने इतना % महिला को रखा है, पंचायत के चुनाव में हमने इतना % महिला को रखा है, विधानसभा में हमने इतना % महिला को टिकट दिया। पहले ये तो आदमी करे, तब तो हम, आप अगर कुछ किए नहीं रहेंगे और आके वो वहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा के सामने पत्रक दे देंगे तो आपको हम मान लेंगे कि आप हित में बात सोच रहे हैं। ये केवल इसलिए कि आप सभी मीडिया भाइयों को बुला करके फिर उस दिन टीवी की सुर्खी बने। ये सब काम में बहुजन समाज पार्टी नहीं रहती है। बहुजन समाज पार्टी ग्राउंड पे काम करती है। सर जातीय जनगणना के बारे में आप निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूँ कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन एक जिला एक प्रदेश में क्यों? जातीय जनगणना पूरे देश में हो और एक साथ हो। या फिर सरकार की, अब सरकार इसमें भारत सरकार को आगे आना चाहिए और पूरे देश में जनगणना एक साथ करानी चाहिए। पूरे देश में एक साथ जनगणना हो, हम स्वागत करते हैं, लेकिन केवल चुनावी मुद्दा बना करके इसको करें, ये ठीक नहीं है। 2024 में पर लगातार इसके बड़े से बड़े आरोप लग रहे हैं।
उनकी पत्नी बीएसपी से टिकट चाहती है और निकाय चुनाव लड़ना चाहती है, क्या बीएसपी उनको टिकट देगी? देखिए, अगर परिवार में एक आदमी अपराधी है तो जरूरी नहीं है कि वह पूरा परिवार ही अपराधी हो गया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले भी कह चुके हैं कि अगर अतीक अहमद की पत्नी श्रीमती शाइस्ता परवीन जी पे कहीं भी कोई आरोप सिद्ध होगा, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, अगर आरोप सिद्ध होगा तो हम निश्चित रूप से उनको पार्टी से बाहर निकाल देंगे। लेकिन अब उनके पति की किए सजा उनको दें केवल इसलिए कि वो उनकी पत्नी है, महिला है, ये उचित नहीं। हरि नारायण राजभर ने एक मांग किया है कि सरकार को अतीक अहमद को जेल से निकाल के गोली इनकाउंटर कर देना चाहिए। जो पुलिस वाला इनकाउंटर करेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, और उनके बेटे को भी इनकाउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो जेल में हैं और जेल में रहते हुए इतनी बड़ी साजिश और हत्याएं और फिरौती मांग रहे हैं, तो उनको रहना ठीक नहीं है। उनके रहने से बहुत सी हत्याएं आगे भविष्य में हो सकती हैं। क्या कैसे देखते हैं इसको? भाई हरिनारायण जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं, वो आपसे मीडिया से क्यों कह रहे हैं? उन्हीं की सरकार है, वो अपने मुखिया से कहें। इसको पब्लिसिटी लेने की क्या जरूरत है? इसको क्यों चुनावी मुद्दा बना रहे हैं? जो करना है कर दें, लेकिन इस तरह से आप मीडिया से बुला के कहने का मतलब ये तो केवल एक समाज में और माहौल को दूषित करना है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। तो इसलिए क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी दोषी हो तो कानून के का जो है, कानून के साथ जो बाबा साहब ने संविधान दिया है उसके तहत कार्रवाई हो, हम इसके पक्षधर हैं। जो इनकाउंटर हो रहा है उसको कैसे देखते हैं? सही की सरकार सही कर रही है कि गलत कर रही है? नहीं, हम किसी इनकाउंटर को सही माने। ये जो अभी हम तो आज भी कह रहे हैं कि उसको इनकाउंटर नहीं, सरकार मुठभेड़ दिखा रही है ना। इनकाउंटर शब्द कहाँ से आ गया? उसको तो मुठभेड़ दिखा रही है कि मुठभेड़ हुआ, लेकिन मेरा मानना है कि मुठभेड़ में ऐसा ना हो कि मुठभेड़ के बहाने कोई निर्दोष किसी की हत्या हो जाए। केवल हम देवर से कह रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, जो भी दोषी हो उसको जितनी कठोर सजा दी जाए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन निर्दोष कोई, अगर पुलिस केवल इसलिए किसी निर्दोष को इसमें मुलजिम बना दे कि पुलिस सही मुलजिम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो निश्चित रूप से ये गलत है। और नतीजा क्या होगा कि जब वह मेन एक्यूज नहीं पकड़ा गया और कोई निर्दोष व्यक्ति पकड़ा गया तो मेन एक्यूज तो फ्री रहा, तो फिर दूसरी कोई घटना करेगा। इसलिए मेन एक्यूज को पकड़ के उस पर कार्रवाई की आवश्यकता है। क्या आपको लगता है कि सरकार मैन एक्यूज को नहीं पकड़ने में असमर्थ है? भाई अभी तो रोज आप ही लोग टीवी पे दिखा रहे हैं कि 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, अभी सारे अब शूटर पकड़ से बाहर हैं। सर, क्या अगर आपकी सरकार आती है या बीएसपी सरकार में आती है तो जितने भी इस तरह से जो मुठभेड़ कहा जा रहा है, क्या उसकी कोई उच्च स्तरीय जांच कराएगी आपकी पार्टी? अगर मेरी सरकार का अगर थोड़ा भी आपको याद होगा, 2007 से 12 में हमारी सरकार थी, और उसमें आप आज भी जो हम आज अभी कह रहे हैं उसको आज भी वह ऑन रिकॉर्ड है। आप एनसीआरबी का रिपोर्ट निकाल लीजिए, और 2009 से लेकर 2011 की एनसीआरबी की रिपोर्ट